नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। देहरादून में सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र किए वितरित। 3:30 बजे के करीब रक्षाबंधन समारोह पर प्रतिभाग भी किया। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को होंगे बंद। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। देहरादून में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, 2 अस्पतालों की संबद्धता हुई है निलंबित। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू, खुला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भूस्खलन होने से बंद हो गया था मार्ग। चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर भारी लैंडस्लाइड, 12 मजदूर घायल। और वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूल एथल के लिपिक 5 साल की सजा, जीपीएफ और छात्रों की फीस में की थी हेराफेरी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और देहरादून से आपको खबर बताने जा रहे हैं। देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन ने उत्तराखंड में अपना विस्तार करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी। राहुल चौहान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जबकि सुमित सिंघल को प्रदेश प्रभारी और शुभम पंडित को युवा इकाई का प्रभारी बनाया गया है। संगठन ने प्रदेश में अपनी गतिविधियों को सक्रिय करने की दिशा में यह कदम उठाया है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य, मतलब हिंदुओं की भूमि, हिंदुओं की संस्कृति इस मातृभूमि पर आदि अनादि काल तक किसी तरह से चलती रहे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो, डेमोग्राफिक परिस्थितियां हर जगह बदल रही है। चाहे वो किसी प्रकार का जिहाद हो, बाहरी संस्कृति मजहबी लोग आकर संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो छत्रपति शिवाजी सेना है, अपने मूलभूत संस्कृति को जगाने के लिए प्रत्येक राज्य में कार्य करने के लिए तैयार है। उसी संदर्भ में आज हम उत्तराखंड की इकाई की घोषणा कर रहे हैं और उत्तराखंड में एक नई ऊर्जा के साथ हम कार्य करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जनपद हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसएसपी ने नशीली दवाओं से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने वाले विवेचकों को भी कड़ी फटकार लगाई। एसएसपी ने निर्देश दिए कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ किया, नशे के खिलाफ अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विवेचकों को समयबद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। हमारे हरिद्वार जनपद में जो एनडीपीएस से संबंधित अभियोग हैं, उसमें की जा रही विवेचना की प्रगति के संबंध में और क्या अभी कार्रवाई खासकर 29 एनडीपीएस एक्ट में या अन्य जो हमारी एपिट एनडीपीएस है या एचएस की कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उस पर एक विस्तृत आज विवेचनाओं के संबंध में समीक्षा की गई थी। उसमें जो आईओ हैं, उनके साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष और सर्कल अफसर और एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण सभी को बुलाया गया था। और इसमें जो पेंडेंसी के कारण हैं, अगर उसमें व्यक्ति द्वारा जो पेंडेंसी रखी गई है हमारी विवेचक द्वारा, उन किन परिस्थितियों में रखी गई है उसकी समीक्षा की गई थी और इनको निर्देशित किया गया है कि पेंडेंसी को तत्काल समाप्त करेंगे और जो भी विवेचना में जो प्रगति है उसको तत्काल प्रभाव से उसमें प्रगति लेके। और रुड़की के रामनगर इलाके की गली नंबर 6 में एक शातिर साइकिल चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह व्यक्ति लाल रंग की टी शर्ट में एक कोचिंग सेंटर के सामने घूमता नजर आया और मौका मिलते ही एक छात्र की साइकिल लेकर के फरार भी हो जाता है। छात्र के साइकिल गायब होने पर जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो इस संदिग्ध व्यक्ति की हरकतें सामने आ गई। बताया जा रहा है कि यह चोर अक्सर गली में चक्कर काटता है और मौका मिलते ही साइकिल चुरा लेता
देता है। स्थानीय निवासी सुकेश शाही ने पुलिस को इस संबंध में तहरीर दी गई है। पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है और आमजन से अपील भी की गई है कि अगर यह व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे और सावधान रहें, सतर्क रहें। लक्सर के बसेड़ा गांव के पास रेलवे लाइन के अंडरपास के समीप एक कुएं में लगभग 20 से 25 साल का युवक उसका शव मिला है और शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और शव को कुएं से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चल रही अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बीच अब सिंचाई विभाग भी सख्त हो गया है। हरिद्वार हेडवर्क के एसडीओ भारत भूषण ने बताया है कि विभाग की जमीनों पर बार बार अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं। पहले भी कई बार कब्जा हटाने के अभियान चले, लेकिन अतिक्रमण फिर से हो रहा था। अब विभाग ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर ध्वस्तीकरण, चालान और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। भ्रमण के संबंध में हमारी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है। उसके माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं या अन्य माध्यमों से हमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। नोटिस दिए जा रहे हैं। 15 दिवस का समय नोटिस में दिया जा रहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत अतिक्रमणकर्ता अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा की स्थिति में 15 दिवस के बाद उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाती है। और खबर हरिद्वार से, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए मुल्तान समाज के लोग हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेलकर स्वच्छता और मां गंगा के संरक्षण का संदेश दिया। 115 साल पुरानी इस परंपरा को निभाते हुए लोगों ने मां गंगा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की और इस दौरान डुप्लीकेट अक्षय कुमार, बाबा रामदेव और अमिताभ बच्चन भी समारोह का आकर्षण बने। यह जोत महोत्सव 1911 से लगातार मनाया जा रहा है, जब लाला रूपचंद ने मुल्तान से पैदल जोत लेकर के हरिद्वार पहुंचकर इस परंपरा की शुरुआत की थी। समारोह में उपस्थित सभी लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के मां गंगा की जय जयकार करते नजर आए।
माँ दुर्गा की बड़ी ऐसी अनुकंपा है। मेरे को लगातार तीसरा वर्ष है आने को यहाँ पर। 115 वर्ष पुरानी भी हमारी सनातन संस्कृति है और माँ गंगा की गोद में आकर सिर्फ एक ही भाव मन से निकलता है कि देश माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में समृद्ध हो, शांति हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सब लोग प्यार से रहे और माँ गंगा अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। 15 साल पहले भरत रूपचंद अपने काम से पैदल चल के जो जोर को आए थे, आज नई पीढ़ी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही है। हर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आज हमने माँ गंगा से दूध की होली खेली और शाम को भव्य शोभा यात्रा होगी। ये पर्व केवल मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का हो चुका है। आज धूमधाम से हम ये पर्व मना रहे हैं। जो लोग अपने साल में नहीं मिलते तो गंगा तट पे आके मिलते हैं, मन को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे देश के अंदर भी और शांति बनी रहे, एकता और भाईचारे का संदेश ये पर्व बन चुका है। हमें इस बात में खुशी है कि हर व्यक्ति यहाँ पर आता है और खुशी से माँ गंगा से मनोकामना पूर्ण करता है और माँ गंगा उन्हें आशीर्वाद देती है। और खबर लक्सर से, जहां नगर में 4 साल पहले बना परिवहन निगम का बस अड्डा आज भी केवल कागजी लाभ दे रहा है। ना तो कोई नया रूट शुरू किया गया और ना ही यात्रियों को कोई अतिरिक्त सुविधा ही मिल पाई है। अभी केवल लक्सर हरिद्वार रूट पर अनुबंधित बसों का संचालन हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लक्सर से रुड़की, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद जैसे रूटों पर भी बस सेवाएं शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। रायसी निवासी प्रवीण कुमार और सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गंगा पर बने पुल से यातायात बढ़ गया है, जिससे इन रूटों पर सरकारी बसों की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में परिवहन नगर निगम के ARM विशाल चंद्रा ने कहा कि 2 राज्यों के बीच बस संचालन के लिए लंबी प्रक्रिया और सीमित संसाधन चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि नई बसें मिलने पर प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा, तब तक यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। रोडवेज बसों का संचालन उत्तराखंड गठन से भी पहले लक्सर में शुरू हो गया था और अब भाजपा के जो विधायक रहे संजय जी, उनके प्रयास से यहाँ पे ये रोडवेज अड्डा भी बन गया। लेकिन रोडवेज पे अड्डे पर अगर बस ही नहीं आएगी तो अड्डे का क्या करना है। यहाँ से सीमावर्ती जिले हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कम से कम रुड़की तक के लिए जरूर रोडवेज बस यहाँ से चलनी चाहिए थी। हालांकि देहरादून और दिल्ली के लिए भी कई बार ऐसी चर्चा आई कि यहाँ पे रोडवेज बस चलेगी, लेकिन आज तक वो चल नहीं पाई। दूसरा विषय, कोरोना काल में जो भारत सरकार ने ट्रेनों को बंद कर दिया था, उसके बाद तो यहाँ पर बसें बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन इस विषय पर किसी और का ध्यान नहीं गया। थोड़ी जनता से भी चूक हुई है। पिछली बार यहाँ पे बसपा के विधायक चुने गए, तो मैं समझता हूँ उनकी कार्यशैली और उनकी क्षमता से बाहर का मामला है, इसलिए यहाँ पे ना तो बसें बढ़ पा रही हैं और ना ट्रेनें बढ़ पा रही हैं। मतलब मांग कर रहे हैं कि मतलब जैसे यात्री हैं जिनके लिए ट्रेन मतलब नई सुविधा मिल पाती है, तो कम से कम बस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि मतलब यहाँ से कोई यात्री परेशान ना हो और अपना बस से अपना स्वस्थ स्थान पर पहुँच पाए। उधर भी जाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जरूर, तो प्रशासन को मतलब इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। लक्सर जो है एक राष्ट्रीय मार्ग नहीं है और परिवहन निगम की बसेस जो है मुख्यतः राष्ट्रीय मार्गों के लिए ही अनुमान्य होती है। लक्सर के लिए हमारे हरिद्वार बस स्टेशन से और देहरादून से सीधी भी सेवाएं उपलब्ध हैं, लोकल हैं, जो हरिद्वार और लक्सर बस अड्डे को जोड़ती है, यानी कि लक्सर को अपने केंद्र हरिद्वार से जोड़ती है, जहाँ पे हर तरह की बस उपलब्ध होती है। काफी दिनों से यहाँ पे बस अड्डा बना हुआ है, लेकिन एक 100 पीस की तरह रह रहा है। जिस दिन बस कांवड़ यात्रा शुरू होती है या कोई हादसे पे हाईवे पे कोई दिक्कत आती है तो लक्सर की याद आती है।
और खबर कालाढूंगी से, जहां कोटाबाग विकासखंड के नयापांडे गांव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी उमापति तिवारी ने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र भेजकर 31 जुलाई को हुई मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाया। उमापति तिवारी का कहना है कि शुरुआत में दोनों प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने की बात कही गई थी और टॉस की सहमति बनी, लेकिन बाद में 2 मत निरस्त कर विपक्षी को विजेता घोषित कर दिया गया। उमापति ने बताया कि ना तो उन्हें निरस्त मत दिखाए गए और ना ही उचित रीकाउंटिंग ही की गई। उन्होंने नयापांडे ग्राम सभा में पुनः मतदान करने की मांग की और कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और इस मामले पर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान रीकाउंटिंग कराई गई थी और परिणाम यथावत रहा। अब मत पेटियां सील हो चुकी हैं और यदि किसी प्रत्याशी को आपत्ति है तो वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत समाधान ले सकता है। जो मतगणना स्थल पर जो गणना हुई थी उसमें एक ग्राम प्रधान एक वोट से निर्वाचित घोषित हुए और जो उन्होंने पुनर्गणना के लिए वहाँ पर आवेदन किया था उसमें पुनर्गणना के बाद भी रिजल्ट सेम रहा था। संज्ञान में यह आया कि यहाँ इस कार्यालय में उन्होंने एक एप्लीकेशन दर्ज करी है पुनर्गणना के लिए, क्योंकि गणना पूर्ण हो चुकी है और मतपेटियाँ और जो गणना के जितने भी प्रपत्र हैं वो सील हो चुके हैं। तो इसलिए अब अगर कोई भी गणना होनी है या किसी ने भी कोई अपील करनी है तो वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर सकता है। एजेंट वहाँ थे मैं, तो उन्होंने कहा कि पहले आपको विजयी घोषित किया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सूचना आई कि आप जो है बराबर में आ गए। कुछ देर बाद सूचना मिली मुझे कि आपके 2 वोट निरस्त करे गए। लेकिन उसके बाद मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई आप लोगों ने मतगणना कर्मी जो भी वहाँ पर आरोप लोग थे, मैंने कहा भाई आपने जो पहले विजयी घोषित किया उसके बाद आप बराबर लाए, फिर एक अंक कम लाके मुझे जो है 2 वोट निरस्त करके आपने मुझे हार घोषित कर दी। और हल्द्वानी में शनिवार रात की तेज बारिश ने एक बार फिर गोलापुल की अप्रोच रोड की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। भारी वर्षा के चलते सड़क का एक हिस्सा फिर से धंस गया, जो पहले से भी इसी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च कर मरम्मत किए जा रहे हैं, लेकिन इस मार्ग की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि बारिश के कारण अप्रोच के नीचे की मिट्टी बह गई और जिससे कि ये हिस्सा फिर से कमजोर हो गया है। फिलहाल NHAI की टीम मरम्मत कार्य में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक पुल को कोई खतरा नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि सड़क की बार-बार मरम्मत और हो रहे भारी खर्च के निर्माण एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। देखिए, अभी मैंने मौका निरीक्षण किया है और ये NHAI के टीम साहब भी साथ में ही है। तो उनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो वहाँ है, तो उसको ये जैसे फिलअप कर रहे हैं। और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उससे भी एक बार फिलअप करवा दें। बारिश के समय में कंक्रीट का काम कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी बारिश गिर रही है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। और जो मिट्टी धसाव का जो मामला था वो सब स्टेबल है। पुल को तो कोई खतरा नहीं है? NHAI वाले तो बता रहे हैं कि पुल को कोई खतरा नहीं है, केवल मिट्टी जो लूज जो मिट्टी थी वो ही रही है और उसकी जगह फिलिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे। और बीते कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्सुकताएं तेज थी। सभी पक्ष विपक्ष अपने दावेदारों की जीत को लेकर के प्रयत्नशील थे। वहीं पंचायत चुनाव संपन्न होते ही 31 जुलाई को मतगणना के बाद शासन ने शुक्रवार को जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को निर्धारण कर अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी। साथ ही 6 जिलों की पंचायत की डोर महिलाएं संभालेंगी, यानी कि अध्यक्ष के 5 पद सामान्य महिला व 1 पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सामान्य रूप से कहें तो 4 पद अनारक्षित और 1 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। जहां भाजपा समर्थित 122 प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 80 प्रत्याशी जीत में कामयाब भी हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दोनों पार्टियों की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर पटकी है। चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनकी संख्या 152 के करीब है। फिलहाल दोनों ही दल इन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं एक तरफ भाजपा 216 सीट पंचायत जिला सदस्य होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत के जश्न में 160 सीटों को लेकर खुशी मना रही है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना व्यापक समर्थन पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, बहुत व्यापक समर्थन ग्राम सभाओं की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन देने के लिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों का, उत्तराखंड वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है। किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूं और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर अब बड़ा कदम उठा लिया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। शासन द्वारा यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति: अल्मोड़ा महिला, बागेश्वर महिला अनुसूचित जाति, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग महिला, टिहरी गढ़वाल महिला, उधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग, उत्तरकाशी अनारक्षित। शासन ने आरक्षण को लेकर साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत तय किया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आरक्षण के आधार पर जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आरक्षण को लेकर सरकार समर्थन में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। इस प्रक्रिया को नतीजे आने से पहले जारी किया जाता रहा है, जो सरकार ने इस बार नहीं किया। अब कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराएगी। इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया है, इससे साबित हो गया है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को भरपूर मिला है और भारतीय जनता पार्टी के पास चालबाजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
हम पहले से ही मांग कर रहे थे कि जिला पंचायत की जो अध्यक्ष सीटें हैं उनका आरक्षण जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव परिणामों को इंतजार किया और जैसे ही चुनाव परिणाम सरकार के खिलाफ आए, आप देखिए कि अध्यक्ष की सीटों का मनमाना आरक्षण जारी किया गया है। पूरे पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी सरकार जो है पंचायती राज एक्ट के खिलाफ काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के इस मनमाने आरक्षण के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय का रुख भी करेगी और जनता के बीच भी जाएगी। जनता रूप से जो सरकार ने आरक्षण नीति घोषित की है, ये तरीका सही नहीं है। या आप इलेक्शन से पहले कर देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद करने में क्या है कि आप ये आपने देख लिया कि हमारे कहाँ से जीते हैं, कितने जीते हैं, सरकार में जो बैठी है पार्टी वो अपने हिसाब से उसको आरक्षण उन्होंने निर्धारित कर लिया, जो कि गलत है। सही मायने में ये होना चाहिए था कि ये आरक्षण पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये इस सीट पर ये रहेगा। ये आरक्षण यदि ये इलेक्शन से पहले कर देते तो निश्चित रूप से कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार इसमें अपने हिसाब से इसको लेके जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस बार के चुनावी नतीजे काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी पार्टी दफ्तरों में जश्न मना रहे हैं। वहीं निर्दलीय भी चुनावी नतीजों से गदगद है। हालांकि इस चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नई जान फूंक दी है। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लड़ाई को लेकर कितनी दूर चलते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।